बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। हमने पिछले लेसन में यह जाना कि लोक प्रशासन का इतिहास के साथ क्या संबंध है। हम अपनी चर्चाओं में इन दिनों लोक प्रशासन का विभिन्न सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अपनी चर्चा में लोक प्रशासन का मनोविज्ञान के साथ संबंध को देखते हैं। शुरुआत में प्रशासनिक अध्ययन के शुरुआत में या हम माने तो प्रशासन के चिंतन के आरंभिक दौर में शुरुआती समय में प्रशासक कभी भी मनोविज्ञान पर अधिक बल नहीं देते थे। प्रशासन को जो हमारी क्लासिकल अप्रोच के तहत शास्त्रीय उपागम के तहत हम प्रशासन को नियमों और प्रक्रियाओं के तहत देखते थे। रूल्स, रेगुलेशंस, थ्योरीज, प्रिंसिपल, सिद्धांत, इनका दौर चला शुरुआत में। जब हम लोक प्रशासन का चिंतन नया दौर चला, मेरे पिछले कुछ लेसन्स में आपको ध्यान होगा मैंने बताया 1887 में वुड्रो विल्सन और विलोबी और फ्रैंक गुडनो के दौर के पश्चात जब लूथर गोलेक, हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का दौर था तो सिद्धांतों की खोज चल रही थी, सिद्धांत बताए जा रहे थे। उस दौर के समाप्ति के बाद हम धीरे धीरे उस समय में आए जब सिद्धांत फेल होना शुरू हुए, सिद्धांतों को चैलेंज आया, उनको चुनौती मिली। स्पेशली हर्बर्ट साइमन, आपको ध्यान होगा मैंने आपको समझाया था किसी क्लास में कि हर्बर्ट साइमन के दौर में उन्होंने ये चैलेंज रखा सबके सामने कि जो सिद्धांत क्रिएट किए गए हैं, हर एक सिद्धांत के विपरीत एक अन्य किसी व्यक्ति ने या अन्य समय में एक विपरीत सिद्धांत दिया गया है। तो सिद्धांतों को जो ये चुनौती मिली उसके बाद और विश्व युद्ध द्वितीय स्पेशली इसके आसपास के समय में यह चिंतन काफी चला कि जो मानव काम कर रहे हैं लोक प्रशासन में, जो उनके और ध्यान दिया जाए, उनकी मनस्थिति की ओर ध्यान दिया जाए। हर संगठन में लोग काम कर रहे हैं और जो लोग हैं, जो व्यक्ति उस संगठन को बना रहे हैं, उस संगठन में काम कर रहे हैं, उनकी मनस्थिति महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है उस संगठन के संचालन में। तो अब ये सभी स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान सभी मानवीय संगठनों में एक महत्वपूर्ण ढंग से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो लोग जो मनुष्य उसमें काम कर रहे हैं, उनकी मनस्थिति का अध्ययन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब चेस्टर बर्नार्ड आए लोक प्रशासन के अध्ययन के अंदर, तो चेस्टर बर्नार्ड ने जो सत्ता और उत्तरदायित्व की उस समय तक रही समझ को उल्टा कर दिया।
उस समय तक यह चर्चा होती थी कि सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ चलती है या चलाई जाती है। अधिकार, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनका अधिकार होता है, क्षेत्र होता है, और उनके हाथ में सत्ता होती है, और वो सत्ता नीचे की ओर अपने अधीनस्थों के ऊपर लागू करते हैं और उससे वो कार्य करवा पाते हैं सबसे। चेस्टर बर्नार्ड ने बोला, बिल्कुल नहीं साहब, सत्ता तो जो स्वीकार करता है उसके मर्जी पे चलती है। मैं कोई आदेश दूं आपको और आप मेरे आदेश को नहीं माने तो मेरा अधिकार कहाँ चला? और आप अगर मेरे किसी छोटे से आग्रह को मान लेते हैं तो मेरी सत्ता चल गई और मैं बहुत पावरफुल हो गया। तो इस वजह से चेस्टर बर्नार्ड ने बोला कि जो व्यक्ति जो उस सत्ता को एक्सेप्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वह सत्ता को क्यों एक्सेप्ट करता है, वो क्यों उसको मानता है, उसके पीछे उन्होंने एक अपने थ्योरी दी मोटिवेशन की, सेटिस्फैक्शन की। तो इस सारी मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, उन्होंने बोला संतुलन होता है जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी सत्ता को स्वीकार करता है। उन्होंने फिर एक जोन ऑफ इंडिफरेंस की चर्चा करी। इस सब के तहत उन्होंने बताया कि जो मनुष्य उसमें काम कर रहा है उसके अंदर कोई भाव होते हैं जिसके तहत वो किसी आदेश जो आ रहा है, उसको जो आदेश मिल रहा है वह उसे मानना है, स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है, उसके ऊपर वह निर्णय करता है। तो ऐसे सब चर्चाओं से यह धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो गया कि जो मानव है किसी संगठन के अंदर, वह और उसकी मनस्थिति, वह इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत, रूल्स, प्रक्रियाएं, ये सब बाद में आ देंगे। इम्पोर्टेंट यह है कि वो मानव जो अंदर काम कर रहा है किसी संगठन के अंदर, वह उस समय कैसी स्थिति के अंदर, उसकी मनस्थिति कैसी है। तो धीरे धीरे ये बातें चली। एल्टन मयो, उससे पहले जैसे रोथलिसबर्गर वगैरह को कुछ इनके ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जैसे हम बोलते हैं, मानव संबंध उपागम, जिसमें उन्होंने खूब सारे प्रयोग किए इंडस्ट्री के अंदर। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी उसके अंदर, उसमें उन्होंने छोटे छोटे समूहों के अंदर जो मानवों के बीच में अंतर संबंध थे, वो जब उनका बिहेवियर निकल के सामने आया तो सब हैरान रह गए। जैसे छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक छोटे समूह में कुछ वर्कर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। उससे पहले तक ये माना जा रहा था कि वेतन अगर बढ़ाया जाएगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यह किया गया कि एक छोटे से समूह, 6 या 8 लोगों के समूह को लिया गया। लड़कियों का समूह थे, कभी लड़कों के समूह थे, कभी। उन समूहों के अंदर जो दर थी कार्य करने की, जो उनको जो वेतन की जो दर थी, उनको जो पैसा दिया जाता था, वो कार्य के को गिन करके दिया जाता था। आइटम्स पर जितना काम किया उतना वेतन आपको मिल जाएगा। तो जब उसको बढ़ाया गया तो उत्पादकता बढ़ गई, फिर और बढ़ाया गया, उत्पादकता और बढ़ गई। ऐसे कई बार जब तक बढ़ाया गया तो उत्पादकता बढ़ती रही। तो इस बात को बल मिलता गया कि जो पहले की अवधारणा थी कि भाई वेतन बढ़ाएंगे, लालच बढ़ेगा कार्य करने का, उत्पादकता बढ़ेगी और जोर शोर से काम किया जाएगा। एक समय पे जाके ये पाया गया कि वेतन फिर बढ़ाया जा रहा था लेकिन वो उत्पादकता स्थिर हो गई, रोक दी गई। उन्होंने उत्पादकता को रोक दिया, इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। बाद में जब इंटरव्यूज लिए गए उनके, तो रीजन समझ में आया और वो बहुत हैरान करने वाले रीजंस थे। उससे मानवीय दृष्टिकोण समझ में आया कि उस ग्रुप में ये भावना हुई
कि अगर अधिक उत्पादकता होगी तो कंपनी हम में से किसी व्यक्ति को बाहर निकाल सकती है, क्योंकि उनका उत्पादन तो हो रहा है ज्यादा, तो वो किसी व्यक्ति को बेरोजगार कर सकती है। हमारे घर के चूल्हे किसी एक का भी क्यों संकट में आए, इसलिए उन्होंने सबने निर्णय लेकर के एक ग्रुप बिहेवियर दिखाया और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उससे अधिक कार्य ना करने का आपस में फैसला किया और उत्पादकता को स्थिर कर दिया। तो अब आप वेतन कितना ही बढ़ाइए, वो लालच में नहीं आ रहे थे। तो वेतन का एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर एक लिमिटेशन सामने आई। यह हमें बता रही थी कि मनोविज्ञान काम कर रहा है। व्यक्तियों का जो मानव उसमें काम कर रहे हैं, किसी भी संगठन के अंदर उनका उनका मनोविज्ञान, उनका मनस्थिति, वह उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को तय कर रही है। ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसी समय मोटिवेशन और मनोबल और अन्य अवधारणाएं दी, जैसे मैकग्रेगर ने भी दी, एक्स एंड वाई थ्योरी दी, हर्सबर्ग की थ्योरीज। तो उन सब थ्योरीज के टाइम पे हम देख पाए कि लोक प्रशासन के अंदर मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। प्रशासक इस बात को समझ पाए कि व्यक्तियों को मशीन्स के पुर्जों की तरह नहीं देख सकते आप। वो मशीन के पुर्जे नहीं हैं, वो जिंदा व्यक्ति हैं। उनका मनोबल को आपको समझना है तो उनके मनस्थिति को समझना होगा। ऐसे धीरे धीरे लोक प्रशासन का मनोविज्ञान के साथ बहुत गहरा तालमेल सामने आया और आज लोक प्रशासन के अध्ययन के अंदर मानव संबंध, ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार, मनोविज्ञान, मनस्थिति, उस मानव की जो संगठन में होते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आज भी कायम है। संगठनों के अंदर इन बातों को विशेष ध्यान रखा जाता है और केवल लोक प्रशासन ही नहीं, सरकारी प्रशासन में ही नहीं, प्राइवेट निजी प्रशासन के अंदर भी मैनेजमेंट की जो स्टडीज हैं, उन स्टडीज के अंदर मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। लीडरशिप थ्योरीज, नेतृत्व की थ्योरी, संचार की थ्योरीज, कम्युनिकेशन, चेस्टर बर्नार्ड फिर वापस इसमें आते हैं कम्युनिकेशन की थ्योरीज में, मनोबल की थ्योरीज, इन सब में बेहद इंपॉर्टेंस रखता है मनोविज्ञान का अध्ययन। तो हमने अब तक समझा कि लोक प्रशासन का न ही केवल राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या इतिहास के साथ गहरा संबंध है। हमने आज ये समझा कि लोक प्रशासन का मनोविज्ञान के साथ भी बहुत ही गहरा संबंध है। किसी भी प्रशासन को सफल बनाने के लिए जो उच्च प्रशासक, उच्च अधिकारी हैं, उनको अपने संगठन में कार्यरत हर स्तर के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके मनस्थिति को समझना, उनके मनस्थिति को डील करना, उसको एड्रेस करना, यानी उसको समझ करके अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रशासन को चलाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफी। अगले लेसन के अंदर
हम लोक प्रशासन का नीति शास्त्र के साथ संबंध समझेंगे। धन्यवाद।